अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार में पड़कर मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। यह एक ऐसे ही अहंकारी महाराज उदयगिरि की कहानी है। वह अपनी सत्ता और शक्ति के कारण पूरी तरह अहंकार में डूबा हुआ है। वह अपनी ताकत के बल पर एक सुंदर राज्य को जीतना चाहता है। इसके लिए वह योजना भी बनाता है। उसकी योजना सफल हुई या नहीं, उसका अहंकार कैसे टूटा, यह सब जानने के लिए आइए यह कहानी सुनते हैं। स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरि 50 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महाराज अधिराज हो गए। देश देशांतरों में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई पारावार न था। अनेक बंदी राजा उनके भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को रौंद कर लौटती, तो महाराज की विपुल स्वर्ण राशि और बढ़ उठती। उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते। पर महाराज की आंखें अब भी क्षितिज पर अटकी हुई थीं। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। दोपहर ढल चुके थे। महाराज एक हिरन का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरन का कुछ पता न चला। जंगल की सीमा आ पहुंची और महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था और उसके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ की वादियां देवदार के वृक्षों से लदी हुई थीं। दाईं ओर उसकी ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थीं। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे कि उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। महाराज स्वयं से बोले, मैं न जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। पास खड़ी महामंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज, यह प्रदेश आपकी राज्य सीमा से बाहर है। आपकी राज सत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है जहां पर आप खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? मंत्री ने बताया, नहीं महाराज, यह वह छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। अपने हाथों की उंगलियां एक मुट्ठी में समेटते हुए महाराज दृढ़ निश्चय से बोले, यह मेरे देश का अंग नहीं है। आज ही लौटकर सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगा। महाराज वहां से लौट पड़े। अभी 10 दिन भी न बीत पाए थे कि वह शांत जलराशि जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगे। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों को भी क्षत विक्षत करने लगी। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक जा पहुंची। फिर भी मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। रात के वक्त जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, वहां नगर पर मरघट की सी स्तब्धता छा जाती। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर न आता। बच्चे बूढ़े युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, अपने जख्मों को सहलाते। फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई रेखा न देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते। प्रातः काल का समय था।
महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे कि द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक आदमी द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? कोई बूढ़ा आदमी है महाराज, कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा लिए चला आया है। एक मंत्री ने कहा। कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा। या छद्म वेश में कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया। उसके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज। वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनता से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष लंबा मैला सा चोगा पहने, अवस्था के बोझ से दबा हुआ, अपनी लाठी पर झुककर चलता हुआ महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। क्या है वृद्ध, तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला। महाराज, समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति के गीतों से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। मैं आपके दर्शनार्थ चला आया हूं। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले। शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आप ही के राज्य का सेवक हूं। यहां से थोड़ी दूरी पर मेरा झोंपड़ा है। तुम क्या चाहते हो वृद्ध? दान दक्षिणा का प्रार्थी हूं महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हूं। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा निकालकर बोला। मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। नाखून से बड़ी वह हड्डी न थी। उसे देखकर वे अकस्मात हंसने लगे। वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। इस हड्डी के तुल्य तो एक रत्ती भर सोना भी ना आएगा वृद्ध, कुछ और मांगो। मेरे लिए आपके हाथ का दिया हुआ कण भर सोना भी निधि के समान होगा महाराज। महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठा बूढ़े की ओर फेंक दी। इनके साथ हड्डी को तोल लो वृद्ध। तराजू आया। एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया, दूसरे में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा भारी निकला। महाराज लज्जित हुए और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर पलड़े में डाल दें। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। पर हड्डी का पलड़ा फिर भी भारी निकला। महाराज हैरान हुए और पलड़े में से हड्डी को निकालकर देखने लगे। फिर उत्तेजित हाथों से चांदी के थाल में से एक साथ मुट्ठी भर मुद्राएं उठाकर पलड़े में डाल दें और तराजू को अपने हाथ में लेकर स्वयं तोलने लगे। पर पहले की ही तरह हड्डी का पलड़ा अब भी भारी निकला। सब दरबारी चकित होकर तराजू के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे थे। वृद्ध ने हाथ बांधकर कहा। महाराज, मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूं। शायद आपके पास इसके बराबर सोना दान के लिए नहीं है। महाराज इस अपमान को सहन न कर सके। एक बड़ी तराजू मंगवाई गई और उसके एक पलड़े में तुच्छ सी हड्डी और दूसरे में चमकती मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल दिया गया। पर हड्डी का टुकड़ा फिर भी भारी निकला। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कराने लगा। महाराज उदयगिरी, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या, संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना का सोना न मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। नजर उठाकर बोले। क्या कहा वृद्ध? संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा। महाराज चुप हो गए और एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले। क्या बात है वृद्ध?
इस हड्डी का क्या भेद है? यह कामना की हड्डी है महाराज। इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। महाराज विचलित हो उठे और चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े हुए। बाणों की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। झील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी झील के रक्त रंजित पानी को। दूसरे दिन प्रातः जब दुंदुभी बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे लौटने लगे हैं। लेखक भीष्म साहनी। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप को उनके साथ लगाइए। उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।